Hello everyone, I hope you are doing well. This is Ankit for परीक्षा क्लासेस. Today we can talk about SSC CGL एग्जाम एनालिसिस. जी हाँ गाइस, आप सभी लोगों का अपने परीक्षा क्लास चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं. आज का जो हमारा टॉपिक है SSC CGL एग्जाम एनालिसिस, यानी कि 18 अप्रैल में जितने भी शिफ्ट्स हुई है सारी की सारी शिफ्ट्स के क्वेश्चंस मैं यहाँ पे पुटअप करूंगा. सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे देखेंगे और एग्जाम में जाने से पहले इन क्वेश्चंस को एक बार जरूर देख लीजिएगा गाइस, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं. ठीक है, ये तो चीज आप मानते ही होंगे. तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए हम चीजों को शुरू करते हैं. और शुरू करने से पहले गाइस एक चीज बोलूंगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा. बाकी जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ से वीडियोस देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं और आप एग्जाम देकर आते हैं, एग्जाम देने के बाद आप एक रिव्यू जरूर बताइए करें कि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हैं कि नहीं आए. ठीक है, इससे क्या होता है, थोड़ा कंफर्म हो जाता है कि बच्चे जो हमें मैसेज करके क्वेश्चंस बताते हैं वो क्वेश्चंस एक्चुअली में सही है कि नहीं है. उसके बावजूद भी मैं काफी सारे पुष्टि करने के बाद ही इन क्वेश्चंस को डालता हूं. ठीक है, तो चलिए फिर विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए चीजों को शुरू करते हूँ. जितने भी कैंडिडेट्स फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके, और उन्हीं सबके लिए टेलीग्राम ग्रुप हमने बनाया है. टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगा. और सभी को व्हाट्सएप ग्रुप के लिए भी बोलूंगा कि सभी के सभी व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करें, क्योंकि उससे क्या होता है कि जितने भी पीडीएफ क्वेश्चंस होते हैं सारे के सारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम पे अपडेट करते हैं तुरंत, ताकि जो आपका क्वेश्चन है या जो आपका पेपर आने वाला है वो क्वेश्चंस मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको मिल जाए. ठीक है, तो चलिए गाइस इसी के साथ स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले बात करी है किसकी, आप देख रहे हो एसएससी सीजीएल एग्जाम एनालिसिस. ठीक है, तो यहाँ पे जो अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे सबसे पहले जो क्वेश्चंस की जो अगर मैं बात करूँ तो कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन 1 है शिक्षा संबंधी अधिकार. ठीक है, उससे पहले एक चीज आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा मैं कि ये जो क्वेश्चंस है, ठीक है, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है आपके 18 अप्रैल के ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन है. उसी के साथ साथ ये जो क्वेश्चन है वो थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन है, यहाँ पे जो शुरुआत हम लोग कर रहे हैं. ठीक है, और बाकी दिन भर में जितने क्वेश्चन पूछेगा उन सारे क्वेश्चन को यहाँ से कवर करेंगे. उसी के साथ साथ जितने भी एडिशनल क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटीज है वो सारे के सारे क्वेश्चन भी मैं यहाँ पे पुटअप करता रहूंगा. ठीक है, तो चलिए गाइस शुरू करते हैं. तो पहला क्वेश्चन बात करेगी शिक्षा संबंधी अधिकार. ठीक है, तो ये तो सभी को मालूम है शिक्षा संबंधी अधिकार जो है वो क्या है, 21 का के अकॉर्डिंग जोड़ा गया है. ठीक है, अब एक्चुअली में क्या है ना, मैंने वन वर्ड को ना लेके थोड़ा सा डिटेल में उस चीज को बताया ताकि उसके आगे पीछे के भी क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर लें. तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जिसमें संविधान के 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया. 21 का जोड़कर शिक्षा का मौलिक अधिकार बना दिया गया. इसके द्वारा राज्य को यह कर्तव्य, ठीक है, यह राज्य है, या राज्य को यह कर्तव्य दिया गया कि वह 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करे. तो यहाँ से कई क्वेश्चन बन जाते हैं. शिक्षा का संबंधी का अधिकार किससे है, तो बोल सकते हैं कि कौन से आर्टिकल के थ्रू जो है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो आर्टिकल है अनुच्छेद 21 का में इस चीज की बात करेंगे. इसी के साथ हम कह सकते हैं शिक्षा का अधिकार किसके संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया. तो यहाँ से ये क्वेश्चन हमारा बन गया कि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा गया. कौन से बच्चों को दी जाएगी, तो 6 से 12 वर्ष के बीच के बच्चों को दी जाएगी. ठीक है, तो यहाँ से हमने 3 से 4 क्वेश्चंस अपने कवर कर लिए. ठीक है, तो इसी तरीके से हम आगे क्वेश्चंस कवर करते रहेंगे और चीजों को आगे बढ़ाते रहेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है. ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने चर्चा कर चुका हूँ पहले भी, फिर से मैंने इस चीज को डाल दिया छोटे से लेवल में. बंगाल विभाजन के बाद किस आंदोलन की शुरुआत हुई. सिंपल सी बात करता हूँ तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई. और डेट की बात करूँ तो 16 अक्टूबर 1905 की. एक क्वेश्चन मैंने गाइस फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में जल्दी में क्या हुआ था कि उस शिफ्ट का जो लास्ट का था उस चीज को थोड़ा चेंज कर दिया था, मतलब वो एरर मिस्टेक हो गई थी, तो वो मैंने कमेंट बता दिया. बाकी उस क्वेश्चन को मैंने इसमें पुटअप किया तो यहाँ से मैंने उस चीज को चेंज कर दिया है. ठीक है, आगे और जब वो क्वेश्चन आएगा तो मैं यहाँ पे बता दूंगा. बाकी उस चीज के लिए माफी चाहता हूँ, क्योंकि गाइस एकदम से इतनी सारी चीजें करना, पीडीएफ वगैरह क्रिएट करना और फिर तुरंत ही अपलोड करना थोड़ा सा टाइम लगता है. तो बट गलती होने के चांसेस नहीं होते, बट फिर भी हो जाती है, तो आई एम रियली अपोलोजाइज फॉर दिस. तो क्वेश्चन 3 को बात करते हैं जी. जनगणना 2011 के अनुसार शिशु मृत्यु दर कितनी रही है. तो शिशु जो मृत्यु दर है वो कितनी 47 रही है. 2022 की जनगणना के अनुसार जो बात करते हैं तो ये 33 रही है. अब यहाँ से जो क्वेश्चन जो गाइस पूछा जा रहा है ना, ये जनगणना से क्वेश्चन पूछा गया, या बोल सकते हैं हम कि सेंसस से क्वेश्चन पूछा गया. तो सेंसस से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सारे के सारे क्वेश्चंस को आप एक बार देख लीजिएगा. बाकी जो अगर आप चाहेंगे तो एक स्पेशल लेक्चर में सेंसस के ऊपर डाल दूंगा,
कुछ एडिशनल टॉपिक्स मैंने लास्ट में रखे हैं, वीडियो को लास्ट में जरूर देखिएगा क्योंकि एडिशनल टॉपिक्स जो मैंने लास्ट में रखे हैं आज की वीडियो में वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उसमें मैं वो टॉपिक्स की बात करूंगा जहां से क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि मिनिमम जो सेंसस की बात करूँ तो 3 to 4 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं, फिर हम उन टॉपिक्स की बात करेंगे। इंडिया विज फ्रीडम के लेखक कौन है? तो अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है, इसी के साथ बात करते हैं क्वेश्चन 5, वन जीवों के संरक्षण संविधान किस सूची में निहित है? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है वन जीवों का संरक्षण। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब यहाँ से जो क्वेश्चन बना है वो बना है लोकसभा का सचिवालय किसके अधीन होता? तो गाइड जाहिर सी बात है वो लोकसभा अध्यक्ष के ही अकॉर्डिंग होगा। क्वेश्चन 7, किस एक्ट के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में खत्म हो गया? तो 1858 एक्ट के अनुसार। वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था? तो 1896 में कोलकाता अधिवेशन में। इसी के साथ साथ वंदे मातरम जो है अपना वो क्या है? राष्ट्र गीत भी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, मौद्रिक नीति किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो आरबीआई के द्वारा। इसी के साथ साथ कह सकते हैं हर 2 महीने में, या बोल सकते हैं कि एक वर्ष में। ठीक है, जब हर 2 महीने में क्या, तो एक वर्ष में 6 बार। ठीक है, इसी के साथ साथ बात करता हूं कि बम्बू डांस, जिसको हिंदी बोलते हैं चरियू डांस, किस राज्य से संबंधित है? तो इसको हम देख लेते हैं। तो ये जो है बम्बू डांस। ओके, बम्बू डांस जो है वो मिजोरम से। क्वेश्चन 11, हमारे वायुमंडल में दूसरी सबसे ज्यादा गैस कौन सी पाई जाती है? तो दूसरी सबसे ज्यादा गैस जो पाई जाती है वो कौन सी है? O2, जो 21%। इसी के साथ एक क्वेश्चन और भी इसी में गाइस पुट अप कर रहे थे कि जो O2 है, O2 से रिलेटेड ही क्वेश्चन था, आगे मैं बताता हूँ इसको। और इसी के साथ सबसे ज्यादा बात कुछ सेकंड जो इसमें से लिख दिया। ठीक है, क्योंकि दूसरे नंबर की बात करी तो दूसरे नंबर पे ये, तो पहले नंबर पे ये होगी, तो इसको नहीं ले सकते थे इस वजह से। तो N2 जो है नाइट्रोजन जो होती है कितनी? 78% होती है। ऐसी बात करते हैं भारत रत्न पहली बार कब दिया गया था? तो 1954 में 3 व्यक्तियों को दिया गया था। ठीक है, 13 की बात करते हैं, हमारे वायुमंडल में कौन सी परत मौसम संबंधित घटनाएं बताती है? तो ट्रोपोस्फियर या क्षोभ मंडल जिसको हम बोलते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, और दिशा कानून किस राज्य में लागू किया गया? बात करने वाला हूं, दिशा कानून किस राज्य में लागू किया गया? तो आंध्र प्रदेश में 13 दिसंबर 2001 को। इसी के साथ बात करता हूँ क्वेश्चन 15, मेनका बत्रा किस खेल से संबंधित है? तो बात कर सकते हैं टेबल टेनिस, या बोलते हैं इसको टीटी। ठीक है, सोमनाथ मंदिर पर किस वर्ष आक्रमण हुआ? तो 1024 पर, और मोहम्मद गजनवी ने इसमें आक्रमण किया था। उसने शायद 48 बार करीब आक्रमण किया था इस पे। एक बुक से रिकॉर्डिंग भी क्वेश्चंस काफी आ रहे हैं। द ब्लू अम्ब्रेला के लेखक कौन है? तो रस्किन बॉन्ड। देन आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। वीडियो में लास्ट से जरूर बनी रहे, क्योंकि गाइस हो सकता है यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुटअप हो जाए और सेम ऐसे ही रखे हुए मिल जाए। ठीक है, तो जो अगर मान के चलिए कि एक वीडियो से मैं कह रहा हूँ जो अगर आपके 3 to 5 क्वेश्चन भी आते हैं तो गाइस बहुत ही मजेदार वाली बात हो जाएगी। ये 2 लीव्स बुक। ठीक है, इसका ऑथर कौन है? विक्रम सिंह। तो 19 की बात करें, 2021 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी थी? तो 9.2% से लेकर 9.5 एक अनुमानित थी। शिक्षा का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया था? तो वही चीज है, क्वेश्चन उसी को थोड़ा सा अलग फॉर्मेट में पूछ दिया। तो 2002 में कौन सा संविधान संशोधन? तो 86वां संविधान संशोधन वाला। ओके, इसी के साथ गाइस आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे अब जो क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूँ ये आपके सेकंड शिफ्ट के 18 के। ठीक है, तो यहाँ पे गदर पार्टी की स्थापना कब और किसने की थी? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन गाइस गलत हो रहा, तो ये मैंने 1931 कर दिया था, उसमें आगे पीछे हो गया था, तो ध्यान रखिएगा। तो 1913 था। ठीक है, 1913 यहाँ पे हमने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया उस टाइम पे। 1913 की जगह 31 हो गया था, यानी 31 आगे पीछे टाइप हो गया था। तो आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। तो गदर पार्टी की स्थापना कब और किसने की? तो 1913 में हुई। संस्थापक यानी कि उसके अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार सोहन सिंह भाकना। एक बार पूरा बता देता हूँ कि गदर पार्टी साम्राज्य के खिलाफ हथियारबंद संघर्ष का ऐलान और भारत की पूरी आजादी की मांग करने वाली राजनीतिक पार्टी थी, जो कनाडा और अमेरिकी में प्रवासी भारतीय ने 1913 में बनाई थी। इसके संस्थापक अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भाकना थे। पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
नाइट्रोजन। इन क्वेश्चंस को एक बार मैं डिस्कस कर चुका हूं, बट फिर भी एक बार जल्दी से रिकॉल करा देता हूं। नाइट्रोजन क्या है, यानी कि पूरे 18 की मैंने बात करी, पूरे 18 के ऑल शिफ्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो नाइट्रोजन एक रासायनिक तत्व है, ठीक है, जिसका प्रतीक N है। इसका परमाणु प्रवाह यानी कि एटॉमिक नंबर जो है वो कितना था, 7, ठीक है। समान ताप और दाब पर यह गैस तथा पृथ्वी के वायुमंडल का लगभग 78% नाइट्रोजन है, ठीक है। और यह सर्वाधिक मात्रा में तत्व के रूप में उपलब्ध पदार्थ भी है। बंगाल विभाजन के कारण कौन सा आंदोलन हुआ, तो उत्तर कौन सा है, स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। ये उत्तर वही कर दिया, स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। स्वदेशी आंदोलन पूर्व गांधीवादी युग से सबसे सफल आंदोलन में से एक था, ठीक है। बंगाल के विभाजन की प्रतिक्रिया के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बनाया, ठीक है। बंगाल के विभाजन की प्रक्रिया के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया, प्रक्रिया के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया, ठीक है। तो यह अंग्रेजों की फूट डालो शासन करो वाली नीति का ही एक अंग था, अतः इसके विरोध में 1908 यानी 1908 ईसा में संपूर्ण देश में बंग भंग आंदोलन शुरू हो गया। इस विभाजन के कारण उत्पन्न उच्च स्तरीय राजनीतिक अशांति के कारण 1911 में दोनों तरफ के भारतीय जनता के दबाव की वजह से बंगाल में पूर्वी और पश्चिमी हिंसा पुनः एक हो, ठीक है। 1947 में भारत के विभाजन के हिस्से में बंगाल का विभाजन और भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ लाइन के आधार पर ब्रिटिश भारतीय प्रांत बंगाल के विभाजन करता था। मुख्य रूप से हिंदू पश्चिम बंगाल भारत का एक प्रांत बन गया और मुख्य रूप से मुस्लिम पूर्वी बंगाल अब बांग्लादेश पाकिस्तान का प्रांत बन गया, यानी कि जो अभी एट प्रेजेंट टाइम पे है पाकिस्तान, ठीक है। कभी जब टाइम मिलेगा तो इन चीजों को फुर्सत से डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, एक बार हमारा एग्जाम बढ़िया हो जाए उसके बाद। बंगाल विभाजन के बाद कौन से प्रांत बने, तो 1905 में विभाजन के बाद पश्चिम बंगाल प्रांत बना, ठीक है। कर्जन ने उड़ीसा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों को बंगाल के रूप में बचे हुए पश्चिम जिलों के साथ मिलकर पश्चिम प्रांत का निर्माण किया। इसका राजधानी कलकत्ता थी, ठीक है। और नए प्रांत की आबादी लगभग 4,70,00,000 थी, जिसमें ज्यादातर हिंदू थे, ठीक है। क्वेश्चन 4 ये क्वेश्चन काफी पूछा गया था, इस तरीके क्वेश्चन कि शिशु वाला, ठीक है। तो वैसे जो था वो क्या था उसको हम देख लेते हैं कि 2021 में शिशु 2021 में शिशु मृत्यु दर कितनी थी, ठीक है। अब ध्यान रखा कि यहाँ पे जनगणना के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आया शिशु, तो ध्यान रखिए अभी शिशु का पूछा, हो सकता है किसी शिफ्ट में ये लोग महिलाओं का पूछ ले, हो सकता है किसी शिफ्ट में किसी पुरुष का पूछ ले, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को अपने अकॉर्डिंग निकालो, ठीक है। बाकी इन सारी चीजों को मैं तो जितना हो सकता है डिटेल में जाता ही हूँ। यह प्रति 1000 जीवित जन्मे बच्चों पर 1 वर्ष या इससे कम उम्र में मरे हुए शिशुओं की संख्या, यानी कि 1000 बच्चों के ऊपर कितने का होता है उसके अकॉर्डिंग हम इसको निकालते हैं, ठीक है। भारत की शिशु मृत्यु दर अभी भी बांग्लादेश और नेपाल की तुलना में अधिक है, भारत में ज्यादा हो रही बांग्लादेश और नेपाल की तुलना में, दोनों में से 26 है, दोनों में ये 26 है, ठीक है। अब ये अलग अलग जगह पर गाइस अलग अलग दिया गया है, ठीक है। बट जो स्थान एट अ प्रेजेंट टाइम पे जो मैं स्थान की बात करूँ तो 47 इसका आ रहा है, लेकिन बाकी ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे। दोनों देशों में 26 है, लेकिन पाकिस्तान से 72 है। वह शिशु मृत्यु दर कितनी है, 56। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। भारत में वर्तमान में शिशु मृत्यु दर कितनी है, ठीक है। देश में लगातार हो रही सुधार 1990 में भारत की शिशु मृत्यु दर 1000 पे 129 थी। जब 1990 की बात करें तब 1000 पे 129 थे। 2005 में ये घटकर 58 पहुंची, 2009 में ये 50 पर आ गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बात करी 2009 में ये 50 पर आ गई थी, 2014 में ये प्रति 1000 से 39 हुई और अब ये गिरकर 30 हो गई, 26 अक्टूबर 2021। भारत में मात्र मृत्यु हटा दो, भारत में मृत्यु दर कितनी है 2021 के अकॉर्डिंग, ठीक है। यह दर 2011-13 में 167 से घटकर 2014-16 में 130, 2015-17 में 122 दर्ज किया गया। 2014-16 में अंतिम सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार 6.15% की कमी आई, ठीक है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस को और देखते हैं। अब यहाँ पे बात करी गई है जो बुक्स की, ठीक है, यानी ऑथर से क्वेश्चन आ रहे हैं और बोल सकते हैं कि हिस्ट्री में जो ऑथर्स हैं यानी कि जो राइटर है वहाँ से बुक्स पूछी जा रही है, मॉडर्न की बुक्स नहीं पूछी जा रही है। तो इंडिया विंस फ्रीडम, ये जो फोटो है मैंने जानबूझ के लगाई है, ठीक है। ये किन की फोटो है, ये अब्दुल कलाम आजाद की, ठीक है, क्योंकि ताकि लोग कंफ्यूज ना हो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम में, ठीक है, ये सिर्फ अब्दुल कलाम आजाद में।
तो ये स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल कलाम आजाद ने कौन सी किताब लिखी थी? तो भारत के स्वतंत्र संग्राम पर उन्होंने एक किताब भी लिखी थी, इंडिया विंस फ्रीडम, जिसे 1957 में प्रकाशित किया गया था। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसने लिखी थी? अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी समझाने की कोशिश करी है आप लोगों के लिए। यहाँ तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, कई बार अब्दुल कलाम आजाद ऑप्शन में देते हैं थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, तो ध्यान रखिएगा राइट ऑप्शन जो है आपका ये है। पूरा नाम इनका क्या? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब बात करते हैं क्वेश्चन 6 की। क्वेश्चन 6 में क्या कहा है इन्होंने? क्वेश्चन 6 को मैं थोड़ा घुमा के पूछा है, दक्षिण भारत में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ठीक है, तो सबसे ऑप्शन गंगा है, कृष्णा है, कावेरी है या गोदावरी है? तो गोदावरी राइट आंसर, बाकी सारे के सारे गलत है आंसर। अब इसी को एक्सप्लेन कर रहा है मैंने, ठीक है, और इसमें जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं मोस्टली क्वेश्चंस मैंने यहाँ से बनाने की कोशिश करी, ठीक है। प्रायद्वीप नदी कौन सी है? प्रायद्वीपी नदी कौन सी है? नदियां कौन सी है? ठीक है, तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन प्रायद्वीपी के उत्तर भाग से निकलती है, ठीक है, जो गंगा नदी प्रणाली से संबंधित है, ठीक है। प्रायद्वीपीय जल व्यवस्था की अन्य प्रमुख नदियां प्रणाली है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन बनता है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? दूसरा क्वेश्चन बनाया मैंने यहाँ से, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो अरावली नदी। सिंपल से एक शब्दों बात करूं तो अरावली नदी। अरावली नदी जो अरावली रेंज में निकलती है, भारत के राजस्थान अलवर जिले में बहने वाली भारत की सबसे छोटी नदी है। इसकी कुल लंबाई कितनी? 45 और कुल बेसिन क्षेत्र कितना है? 492 वर्ग किलोमीटर। अरावली नदी सरसा नदी से मिलती है और सावन नदी बन जाती है। यह नदी 60 वर्षों तक शुष्क रहने के बाद अपने प्रवाह को बहाल करने के लिए उल्लेखनीय है। यानी कि 60 वर्ष तक बिल्कुल सूखी थी, उसके बाद में इसमें पानी नहीं आया और ये नदी जो है अपनी अस्तित्व में आई, ये कहने का मतलब है। इसी के साथ इसमें एक क्वेश्चन और मैंने बनाया, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी? दूसरी से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। गोदावरी नदी, तो दूसरी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी व भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसी की लंबाई लगभग 1445 किलोमीटर है। गोदावरी नदी की दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से भी जानते हैं, गोदावरी को इन नामों से भी जाना जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, लंबी नदी गोदावरी है। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कही जाती है। कहाँ के? दक्षिण भारत की गंगा कही जाती है। यह पश्चिमी घाट से पूर्व ढाल से निकलती है और दक्षिण पूर्व महाराष्ट्र, बस्तर पर पठार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश प्रवाहित होते हुए अंत कोल्लूर झील में उत्तर में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे मैंने कुछ आप लोगों के लिए रीजनिंग के क्वेश्चन और कुछ मैथ के क्वेश्चन भी पुटअप किए, ठीक है। तो मैथ्स की जो अगर बात करता हूँ, यहाँ पे तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, यहाँ पे घन से क्वेश्चन एक ना एक आ ही रहा है। इसमें कहा गया उन घनों का चयन करें जिन्हें दी गई सीट को इनमें मोड़ने पर बनाया, यानी कि इसको हम मोड़े और कौन सा घन इनमें से बन जाएगा, ये हमसे कहा गया। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी कभी कोई भी घन बनाते हैं, जब भी कभी कोई भी घन हम बनाते हैं तो उसमें एक चीज का ध्यान रखा जाता है, ये अपोजिट लेटर। लाइक मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 समझाने के लिए बता दिया, तो हमेशा कलर चेंज करता हूँ तो और समझ में आएगा। लाइक फर्स्ट और 3 हमेशा अपोजिट में रहेगा, ऐसे ही 6 और 4 अपोजिट में रहेंगे और 5 और 2 जो है ये अपोजिट में रहेंगे। कहने का मतलब है 1 3 के अपोजिट में रहने वाला है, 2 5 के अपोजिट में रहने वाला है, 4 6 के अपोजिट में रहने वाला है। इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये जो 2 है इसका अपोजिट ये रहेगा, ठीक है, और इस डॉट का अपोजिट ये रहेगा और इसका अपोजिट ये रहेगा। अब इसके अकॉर्डिंग कुछ समझ सकते हैं, और इसमें जो साइड इक्वल रहेंगी, ठीक है, इक्वल रहेंगी, यानी कि ये 3 साइड इसमें इक्वल रहेंगी, ये 3 साइड। तो वैसे देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, फिर 2 सादे आ रहे हैं, एक ये सादा आएगा, उसके अलावा और कौन सा सादा आ सकता है इसके नीचे, यानी कि ये, क्योंकि हम जो अगर बात करें तो इसका अपोजिट ये है, ठीक है, तो इस वजह से ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ऐसे बी की बात करूं तो यहाँ पे देखिए ये और ये, यानी कि 2 आ रहे हैं, तो ये लगातार आ रहे हैं, फिर एक सादा आ रहा है, तो ये आप बन सकता है, ठीक है, तो ये बन गया। ऐसे 2 आ रहा है, फिर डॉट आ रहा है, 2 आ रहा है और फिर ये डॉट आ रहा है, ठीक है। क्यों किस तरीके से आया, ये इसका अपोजिट है,
ये इसका अपोजिट है और ऐसे इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो 2 और 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, सादा। ठीक है, जैसे 2 है और एक सादा है। और हम बात कर सकते हैं इस डॉट की, तो इस डॉट का क्या हो जाएगा कि ये अपोजिट, तो इस वजह से ये भी ठीक हो जाएगा। बचता है डी, तो डॉट और डी जब इसको हम बनाएंगे, एक पेपर को आप करके देखिएगा, तो ये अब इसमें क्या किया जाएगा सेम में। अब ऐसे डॉट है तो डॉट का अपोजिट क्या है, ये डॉट का अपोजिट 2 का अपोजिट ब्लैंक। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे 2 आया, 2 के अपोजिट तुरंत ये है और इसका ब्लैंक का अपोजिट ये, तो इस वजह से ये भी सही होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, ये हो जाएगा, यानी कि सारे के सारे इसमें सही हो रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। यहाँ पे बात करी गई है, इसको कागज को फोल्ड करके कहा गया कौन सी आकृति बनेगी। ठीक है, तो सिंपल से अगर बात करता हूँ, जब भी कभी इस तरीके से इन्होंने कहा, सबसे पहले इसको ऐसे फोल्ड किया, यानी कि ये फोल्ड किया गया, फिर यहाँ से ये फोल्ड किया गया, आखिरी में जो हमारा बन गया ये बन गया, ये ट्राइंगल था और ये एक स्क्वायर टाइप है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, ये बन रहा है इसमें इस तरीके से, ये ट्राइंगल है और ये इस तरीके से। जब इधर से इधर खोलेंगे तो ये यहाँ पहुंचेगा और ये सर्कल होके ऐसे आएगा, तो ये जब इधर से इधर जाएगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा। देन अब हम इस पूरे को खोलेंगे, जब पूरे को खोलेंगे तो ये यहाँ से बनेगा और ये यहाँ से बनेगा। इस लकीर को जब यहाँ बढ़ाएंगे यानी कि ये, तो ये एक ऐसे करके ऐसा आएगा। तो यहाँ पे कौन सा बन रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा सेम बन रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हम चीजों को समझ सकते हैं और अपने क्वेश्चंस को विदिन सेकंड्स में कर सकते हैं। अब इसमें बात करेंगे, ये सिंपल सा है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, और इस तरीके का क्वेश्चन आया था, इसमें बताया गया था कि अब इसका डबल, यानी कि ये टेबल है 18 1 18 18 2 36 18 3 जा 54 18 4 जा 72, ऐसे 3 2 या 6। ठीक है, 3 2 या 6 3 3 जा 9, ऐसे इसके आगे जो अगर होता तो हम निकालते, 12 आता, बट यहाँ पे सिर्फ इतना ही पूछा है तो 72 ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, ऐसे ये है। और जब ये कभी इस तरीके के क्वेश्चन आए, इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए गाइस बहुत ही सिंपल तरीका होता है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ, इस तरीके से मेरी कैंडिडेट से बात हुई है तो कम से कम बता रहे हैं सर इसी तरीके के मैथ में क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो भी 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन तो नॉर्मल आ ही रहे हैं। ठीक है, बोले सर बहुत इजी आ रहे हैं, बस थोड़ा टाइम टेकन है। अब इसमें क्या करना है, ऑफ है मल्टीप्लाई कर दो, बॉड मास लगाना ध्यान रखना हमेशा, जब भी कभी इस तरीके के क्वेश्चन है हमेशा बॉड मास के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं, BODMASS। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 2 जा 6, देन डिवाइड बाई ये आएगा 50, यहाँ से कितना आएगा इंटू 4, फिर ये प्लस आ रहा है। ओके, 18 2 जा 36, ऊपर 9, तो 9/36 इंटू, फिर ये आ रहा है माइनस, ये हो जाएगा 4/8 इंटू 2, जो कट रहा काट दो, 4 4 4 2 8, 2 से 2 कट गया यानी कि 1 आ गया माइनस। ऐसे इधर 3 3 और 9 9 9 4 36, तो ये हो जाएगा हमारा 3/4। जैसे काट देंगे तो 2 से 2 जा 4, 2 3 6, 3 5 जा 15, तो 5 2 जा 10, तो ये आ गया 10 + 3/4 -1। ठीक है, जब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40, डिवाइड में तो 4 रहने वाला है और प्लस 3 ये माइनस अलग से, देन इधर से हो जाएगा 43 डिवाइड में 4 रहने वाला माइनस, इधर 4 कर देंगे तो ये हो जाएगा लास्ट में जाएगा 39 डिवाइड बाई 4। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा आंसर जो आएगा 9 होल 3/4। ओके, तो आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन में था नहीं, आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है हमारा कौन सा है, ये आएगा। ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब ये 18 की फर्स्ट शिफ्ट की बात करी है, यहाँ पे क्वेश्चन आया था कामायनी की पुस्तक से लेकर कि कामायनी पुस्तक के लेखक कौन है, तो जयशंकर प्रसाद। अब इस पुस्तक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि अब जो क्वेश्चन बुक से आया तो इसके अंदर की भी चीजें पूछी जा सकती हैं। तो कामायनी हिंदी भाषा की एक महाकाव्य है, इसमें रचयिता जयशंकर प्रसाद है। ठीक है, ये आधुनिक छायावादी युग का सर्वोत्तम और प्रतिनिधि हिंदी महाकाव्य है। प्रसिद्ध प्रसाद जी की यह अंतिम काव्य था जो 1936 ईसा में प्रकाशित हुआ था, परंतु इसका प्रणय प्राय 7 से 8 वर्ष पूर्व ही प्रारंभ हो गया था। चिंता से प्रारंभ कर आनंद तक 15 सर्गों के इस महाकाव्य में मानव मन की विविध अंतर्वृत्तियों का क्रमिक उन्मूलन इस कौशल से किया गया है कि मानव सृष्टि के आदि से अब तक के जीवन के मनोविज्ञान और सांस्कृतिक विज्ञान का इतिहास भी स्पष्ट हो जाता है। यानी कि इसमें मनोविज्ञान हो गया और इतिहास वगैरह जो भी वो भी काफी हद तक हो जाता है।
ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन 2 को देखते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या क्या आ गया इसमें, भारतीय संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत है, तो अनुच्छेद 368 के तहत। ठीक है, तो इस तरीके से कई बार इसमें भाग पूछ लिया था, तो यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन में बोलता हूँ कि इसका भाग क्या होगा, भारतीय संविधान संशोधन कौन से भाग के अंतर्गत आता है, तो ये आपको कमेंट करके बताना है। जितने भी कैंडिडेट्स जो यहाँ पे देख रहे हैं तो इस चीज को जरूर बताइए कमेंट करके। ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा मैंने। अजातशत्रु किस वंश से संबंधित है, तो हर्यक वंश से। अब इस हर्यक वंश को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्या कहा गया इसमें इसके बारे में। अजातशत्रु लगभग 493 ईसा पूर्व मगध का एक प्रतापी सम्राट और बिंबिसार का पुत्र, जिसने पिता को मारकर राज्य प्राप्त किया था। आगे बात करते हैं यहाँ पे पूना पैक्ट समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था ये समझौता। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा। चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बट लास्ट में जो बताने वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा मैं, लास्ट में ध्यान रखिएगा। भारत में पूरी तरह से पेपरलेस, भारत में पूरी तरह से पेपरलेस बजट बोल सकते हैं। पेपरलेस बजट कब पास हुआ, तो 1 फरवरी 2022-23 का केंद्रीय बजट पास हुआ था, जो कि पूरी तरह से पेपरलेस बजट था। इस बजट को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया था। तो क्वेश्चन कई बन गए, कौन से वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण है। कौन सा बजट था, पेपरलेस बजट था। कौन सा था, पहला था। कब पारित हुआ, 1 फरवरी 2022 को पारित हुआ। कौन से सेशन में पारित हुआ, 2022 और 23 में पारित हुआ। कौन सा बजट था, केंद्रीय बजट था। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ से बन रहे। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी, 2 अक्टूबर 2014 को। अब स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत किसने की थी, ठीक है, तो उसके बारे में आप बताइएगा। आगे बात करते हैं, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी, तो गोदावरी नदी। फाइनल का सिनोनिम क्या है, ये क्वेश्चन पूछा था। लास्ट, क्लोजिंग, फिनिश, एंड, एंडिंग, टर्मिनेटिंग। पॉग का नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो सिक्किम से। पॉग जो है किस राज्य संबंधित है, तो सिक्किम से। सॉरी, ये जो है हमारा अरुणाचल प्रदेश से है। ठीक है, ये ऑप्शन दिए हुए थे सिक्किम, मणिपुर, असम, तो राइट ऑप्शन कौन सा है इसमें, अरुणाचल प्रदेश। देन इसके थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि क्या डिटेल में बात करी है इसमें। पॉग लोक नृत्य अरुणाचल प्रदेश का एक लोक नृत्य है। यह आदि जनजाति से संबंधित है। यह जनजाति अपनी कई परंपरा लोक नृत्य के लिए जानी जाती है। पॉग नृत्य आदि जनजाति के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक उत्सव है, यानी एक धार्मिक उत्सव है, जैसे हम लोग के लिए होली, दीपावली, उस तरीके से। अब धन विधेयक की बात करी गई है, ठीक है, तो धन विधेयक से काफी क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखिएगा। धन विधेयक किस अनुच्छेद में आता है, तो अनुच्छेद 110 में आता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है, और विधेयक को सरकारी विधेयक माना जाता है तथा इससे केवल मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ से होमवर्क में दे रहा हूँ कि धन विधेयक कौन से भाग में आता है, ये आपको कमेंट में करके बताना है कौन से भाग में आता है धन विधेयक। ठीक है, और चलिए अब यहाँ पे जो लास्ट में मैंने आपसे जैसे बताया था कि बात करी थी, कुछ लास्ट में एक ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जहाँ से क्वेश्चंस बहुत पूछ रहे हैं। बजट से गाइस बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, बुक्स और ऑथर्स से क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो कि हम बोल सकते हैं हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस है। ठीक है, यानी कि जो पुरानी बुक्स है वहां से सेंसस, जनगणना से क्वेश्चन आ रहे हैं, ओलंपिक से भी क्वेश्चन पूछा रहे हैं, करंट अफेयर में ओलंपिक से क्वेश्चन पूछे आ रहे बोल सकते हैं, फिल्म फेयर अवार्ड से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, बट एग्जैक्टली कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था ये अभी तक नहीं पता चल पाया, किसी कैंडिडेट ने नहीं बताया, बट ये बताया कि सर फिल्म फेयर अवार्ड से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब आप लोग जो अगर चाहेंगे तो आप लोगों की डिमांड पे हम स्पेशल एक वीडियो बना देंगे जिसमें बजट के बारे में बात कर देंगे, बुक्स और ऑथर पुराने उठा लेंगे, सेंसस जनगणना के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा लेंगे, ओलंपिक से उठा लेंगे, करंट अफेयर्स से उठा लेंगे जो मेन टॉपिक से मेन क्वेश्चन है, और फिल्म फेयर अवार्ड से। इसी वजह से मैं कह रहा था कि लास्ट में जो बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन बताने वाला हूँ। ठीक है, इसी तरीके से गाइस वीडियो कैसी लगी, वीडियो में आप लोग राय जरूर दीजिएगा कि आपको अकॉर्डिंग वीडियो कैसी लगी। इस तरीके की और वीडियोस आपको चाहिए देन आप कमेंट करिएगा। ठीक है, और वीडियो में कुछ सुधार करना तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है गाइस, ठीक है, जो अगर आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। ठीक है, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे सकता हूँ, अदरवाइज आप इसी चीज को लिख दीजिएगा, टेलीग्राम पे डायरेक्ट अपना चैनल आ जाएगा परीक्षा क्लासेस के नाम से टेलीग्राम पे। सेकंड चीज, वीडियो लाइक जरूर करिएगा, बाकी कमेंट जरूर करके बताइएगा, और वीडियो को जितना हो सके गाइस उतना शेयर करिएगा। ठीक है, बाकी और चैनल पे जो अगर फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिएगा गाइस, ताकि इस तरीके की जो इंपॉर्टेंट अपडेट हो वो आपसे बिल्कुल मिस ना हो। ठीक है,
और अभी तक जो अगर आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां से आप हमें क्वेश्चंस जो है खुद से सेंड कर सकते हैं। सेकंड, जो क्वेश्चंस आप लोग सेंड करेंगे वही सारे के सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे वीडियो के फॉर्म में और उससे एनालिसिस करके यानी कि उसके आसपास के भी क्वेश्चंस और उनके आंसर्स हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। और जितनी भी पीडीएफ वगैरह वो सारी की सारी चीजें आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी और साथ ही साथ व्हाट्सएप पे मिल जाएंगी, ठीक है। तो इसी के साथ गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और अपनी राय जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, लव यू टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर all the candidates for your exam. Take care. Bye bye.